सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे लाइव जुड़ सकें। प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे लाइव जुड़ सकें। ठीक है, आप लिंक को शेयर करिए, फिर ही मैं पढ़ाना चालू करूँगा। ठीक है, एक बार सब लोग लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर नहीं, यूट्यूब, कुछ भी हो, जहाँ पर हो आप प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि जो स्टूडेंट नए नए जुड़े हैं अभी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी लाइव चैट बॉक्स में गुड इवनिंग लिख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आज के धमाकेदार क्लास के लिए। बहुत ही सारे क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। BHU, ICR, जेट और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं ये सवाल, तो आपको सारी की सारी क्लास अटेंड करनी है, पूरे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। लगभग 40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है आज की क्लास बहुत ही खास है, बहुत ही धमाकेदार है, तो पूरी अटेंड करिएगा। ठीक है, तो लिंक अगर शेयर कर दिया है तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित की जाती है। कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित की जाती है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी होता क्या है। पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता होता क्या है? तो पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता का मतलब ये होता है कि उसमें जो जीन होता है उस जीन की कॉपीज बन जाती हैं, या उस जीन की इकाइयों की जो जीनोम होता है उसकी कॉपी बन जाती है। एक जीन या एक से अधिक लक्षणों को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो वो बहुगुणिता कहलाती है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये BHU 2018 में पूछा गया है और इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोल्चिसिन, बी है आपका इंटरब्रीडिंग, सी है स्वपरागण और डी है रेखित अभिजात। क्या होगा इसका जवाब? कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित की जाती है। कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित की जाती है कोल्चिसिन के द्वारा, इंटरब्रीडिंग के द्वारा, स्वपरागण के द्वारा या रेखित अभिजात के द्वारा। A, B, C या D? 2018 BHU 2018 का सवाल है। जिसने इसका जवाब दिया है कोल्चिसिन, बिल्कुल सही जवाब है। कृत्रिम रूप से बहुगुणिता विकसित करने के लिए कोल्चिसिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। कोल्चिसिन एक विशेष प्रकार का रसायन होता है और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी को विकसित किया जाता है। BHU 2018 में आया हुआ सवाल है, फिर से आ सकता है। अगला सवाल देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट लेके आया हूँ आपके लिए आज। अगला सवाल है, आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन को वापस से समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है, आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है? अब आनुवंशिक भिन्नता को समझना है पहले क्या है। आनुवंशिक भिन्नता का मतलब है जो अपने माता पिता के जो लक्षण हैं वो संतति के जो लक्षण हैं उनसे मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब आनुवंशिक लक्षण क्या हो गए, भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए। इसका मतलब, कहने का मतलब वापस से समझा देता हूँ। जैसे कि माता और पिता गोरे रंग के हैं तो उससे प्राप्त संतान हुई, वो गोरे रंग की नहीं हुई, वो काले रंग की हो गई, तो वो क्या हो गया, आनुवंशिक भिन्नता हो गई। क्या हो गई? वो आनुवंशिक भिन्नता हो गई। और इस चीज को क्या कहेंगे, आनुवंशिक भिन्नता कहेंगे। और ये BHU 2018 का सवाल है। कब का सवाल है? BHU 2018 का सवाल है और आपको इसका आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्विखंडन, बी है म्यूटेशन, सी है स्वपरागण और डी है क्लोन सिलेक्शन। जवाब दीजिए, आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है? फिर मैं समझाऊंगा आपको, पूरा बिल्कुल बाकायदा से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है आनुवंशिक भिन्नता का म्यूटेशन, बिल्कुल सही जवाब है। अब सबसे पहले आपको म्यूटेशन समझना होगा कि म्यूटेशन चीज क्या होती है और म्यूटेशन के द्वारा क्या क्या होता है। तो एक बार म्यूटेशन को समझ लीजिए। देखो म्यूटेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है, जीव की जीनी संरचना में आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन। जब उस जीव की जीनी संरचना या आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आपको? वापस से समझ लीजिए। देखो आप लोगों को पता है कोशिका में जीन होते हैं, कोशिका में गुणसूत्र पर जीन होते हैं, ये सब लोगों को पता है। लेकिन वो जो गुणसूत्र का जो क्रम होता है उसमें या तो गुणसूत्र कट छट जाते हैं, फट जाते हैं रेडिएशन के कारण या अन्य प्राकृतिक कारणों से, या फिर उनकी जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उसके बाह्य लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाता है। समझ में आ गया आपको? जैसे कोई जीन है, किसी जीन की एक से ज्यादा कॉपीज बन गई तो आप देखोगे कि उस आदमी के जो हाथ की उंगलियां हैं वो 5 की जगह 6 हो जाती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है और ये परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं, रोगों वाले भी हो सकते हैं और विभिन्न लक्षणों वाले भी हो सकते हैं। तो ये म्यूटेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उत्परिवर्तन की खोज की थी TH मॉर्गन ने। किसने की थी? थॉमस हंट मॉर्गन। TH मॉर्गन सब शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, बाकी इसका जो नाम था पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। इसने उत्परिवर्तन की खोज की थी। और क्वेश्चन आगे ये भी आएगा कि उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? तो उत्परिवर्तन की इकाई होती है म्यूटान।
ठीक है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटान होती है, तो वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या था, आनुवंशिक भिन्नता किसके द्वारा होती है, आनुवंशिक भिन्नता म्यूटेशन के द्वारा होती है, क्योंकि म्यूटेशन क्रिया के अंदर जीन जो होते हैं, जीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है, जिससे उसके बाह्य लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और आनुवंशिक भिन्नता को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनना है, बीएचयू 2018 का सवाल है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही, बीएचयू जेट आईसीआर। तो क्वेश्चन पूछा गया है वोमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, क्वेश्चन क्या है, वापस ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आएगा अभी आपको स्टार्टिंग के वर्ड्स। क्वेश्चन है वोमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब है सभी कोशिकाओं का निर्माण पहले से अस्तित्व में होने वाली कोशिकाओं से होता है या बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है वो पहले से अस्तित्व में जो कोशिकाएं थी उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो ये कथन किसने कहा था, ये कथन किसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट ब्राउन, बी है रुडोल्फ विरकोव, सी है आपका श्लीडेन और डी है आपका थियोडोर श्वान। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, ए बी सी या डी, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विरकोव, श्लीडेन या थियोडोर श्वान। जवाब देना है आपको लाइव चैट बॉक्स में, क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला रुडोल्फ विरकोव, बिल्कुल सही जवाब है। वोमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, वोमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब है सभी कोशिकाओं का निर्माण पहले से अस्तित्व में होने वाली कोशिकाओं से हुआ है या पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ये कथन कहा था रुडोल्फ विरकोव नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। बीएचयू 2018 का सवाल है, ध्यान से देखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत खतरनाक धांसू सवाल है, ये वापस से आएगा, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, भले अभी रट लो इस सवाल को तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी जो पहली अवस्था है पूर्वावस्था प्रथम, उसमें सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है, उसमें सबसे पहले कौन सी जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी गतिविधि होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ऑप्शन, मैं बता नहीं सकता, आपको देखना है और फिर जवाब देना है। आराम से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद में सही जवाब दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम का सही क्रम पूछा है, किस गतिविधि के बाद, किस क्रिया के बाद में कौन सी क्रिया होती है, बताइए जल्दी से, कौन सी अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था होती है, जवाब देना है आपको। आराम से पढ़ लीजिए, समय है हमारे पास। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, जवाब देना है। अब देखिए जिसने जवाब दे दिया है, जिसने जवाब दे दिया है, देखिए उसका आंसर बता देता हूं मैं। सबसे पहले होती है आपकी लेप्टोटीन, फिर होती है जाइगोटीन, फिर होती है पेकाइटीन, फिर होती है डिप्लोटीन और सबसे लास्ट में होती है डाइकाइनेसिस। ये सवाल बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जेट हो या आईसीआर हो या बीएचयू हो या पीएटी हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम का क्या होगा, क्रम क्या होगा, सबसे पहले लेप्टोटीन होती है, फिर जाइगोटीन होती है, फिर पेकाइटीन होती है, फिर डिप्लोटीन और सबसे लास्ट में होती है डाइकाइनेसिस। समझ में आ गया आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से आ सकता है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्यों कौन सा है। सारे के सारे क्वेश्चंस आज ऐसे ही लेके आया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ फिर से पूरी क्लास अटेंड करनी है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जन यौगिक कहाँ बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में प्रमुख नाइट्रोजन उत्सर्जन यौगिक कहाँ बनते हैं, या इस यौगिक को ये भी बोल सकता है कि मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन उत्सर्जन तरल पदार्थ कहाँ पर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वृक्क में, बी है यकृत में, सी है पित्ताशय में और डी है लीवर में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। मनुष्य शरीर में प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जन यौगिक कहाँ पर बनते हैं, जवाब देना है। देखिए आईसीआर 2016 का सवाल है, वापस से आ सकता है। आईसीआर 2016 का सवाल है, वापस से आ सकता है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य शरीर में प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जन यौगिक या नाइट्रोजनी तरल पदार्थ हमारे शरीर के यकृत वाले भाग में बनते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के यकृत वाले भाग में बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाहर किससे निकाले जाते हैं, तो बाहर निकाले जाते हैं वृक्क के द्वारा। किसके द्वारा निकाले जाते हैं, वृक्क के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बनते कहाँ पर है, यकृत में निकाले जाते हैं वृक्क के माध्यम से, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, पादपों में प्रकाश श्वसन प्रारंभ होता है, पादपों के अंदर, पौधों के अंदर प्रकाश श्वसन प्रारंभ होता है।
ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्लाइसिन से, बी है ग्लिसरेट से, सी है फास्फोग्लाइकोलेट से और डी है फास्फोलिपिड। बताइए जल्दी से, पादपों में प्रकाश श्वसन प्रारंभ होता है। पादपों में प्रकाश श्वसन प्रारंभ होता है ग्लाइसिन से, ग्लिसरेट से, फास्फोग्लाइकोलेट से या फास्फोलिपिड से। क्या होगा इसका सही जवाब? आईसीआर 2016 का सवाल है, आईसीआर 2016 का सवाल है, वापस से आ सकता है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला फास्फोग्लाइकोलेट, बिल्कुल सही जवाब है। फास्फोग्लाइकोलेट श्वसन का सबसे प्रारंभ होता है, इसी से प्रारंभ होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है। यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया वापस से समझा देता हूँ। यहाँ जो पादप की बात हो रही है वो C3 पादपों की बात हो रही है, ठीक है, C3 पादपों की पूछा गया है यहाँ पर। अगला सवाल है, निम्न में से प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है आपको। निम्न में से प्राकृतिक पदार्थों में, यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों की बात हो रही है, कृत्रिम की बात नहीं हो रही है। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? आईसीआर 2014 का सवाल है। किसका सवाल है? आईसीआर 2014 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कास्ट में, बी है आपका फलों में, सी है गेहूं में और डी है कपास में। बताइए जल्दी से, निम्न में से प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? आईसीआर 2014 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है कास्ट में, बी है फलों में, सी है गेहूं में और डी है कपास में। क्या होगा इसका जवाब? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है, कपास यानी कि कॉटन। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? कपास में पाया जाता है, क्योंकि कपास का जो रेशा होता है, फाइबर होता है, वो सेल्यूलोज का ही बना होता है। कपास का रेशा या फाइबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपास का रेशा या फाइबर किस चीज का बना होता है, तो उसका जवाब क्या देना है? उसका जवाब देना है सेल्यूलोज। कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। और प्राकृतिक मात्रा में, प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा जो सेल्यूलोज पाया जाता है वो भी कपास के अंदर ही पाया जाता है। ये सवाल आईसीआर में 2014 में पूछा गया था, वापस से रिपीट हो सकता है, भगवान करे ये रिपीट हो जाए और आपका एक सवाल और ज़्यादा सही हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला रसायन है। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला रसायन है, बताना है आपको। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला रसायन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है जाइमेज, बी है सुक्रोज, सी है लैक्टोज और डी है माल्टोज। क्या होगा इसका जवाब? ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला रसायन। आईसीआर 2014 का सवाल है, आईसीएआर 2014 का सवाल है। आईसीआर 2014 का सवाल है, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला रसायन, आईसीआर 2014 का सवाल है। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है जाइमेज, बिल्कुल सही जवाब है। ग्लूकोज को अल्कोहल, अल्कोहल मतलब C2H5OH। क्वेश्चन वहां पर देखिए, क्वेश्चन तो वहां पर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था, ग्लूकोज को C2H5OH में परिवर्तित करने वाला रसायन है, लेकिन मुझे पता था कि C2H5OH दैट मीन्स अल्कोहल, तो मैंने सीधा सा यहाँ पर अल्कोहल लिख दिया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए C2H5OH का मतलब अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? जाइमेज एंजाइम हो जाएगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। आईसीआर 2014 का सवाल है, फिर से आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तरल मोजेक मॉडल, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? आईसीआर 2014 का सवाल है। बताइए जल्दी से, तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका सिंगर व निकोलसन, बी है आपका श्वान व श्लीडेन, सी है डेविडसन व डेनियल और डी है रॉबर्टसन व ब्राउन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जवाब देना है आपको इसका। क्या होगा इसका जवाब? तरल मोजेक मॉडल का जिसने जवाब दिया है सिंगर व निकोलसन, बिल्कुल सही जवाब है। जो तरल मोजेक मॉडल दिया था वो सिंगर व निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण करने वाला केंद्र होता है। श्वसन का नियंत्रण करने वाला केंद्र होता है, जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका जवाब? श्वसन का नियंत्रण करने वाला केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, बी है अनुमस्तिष्क, सी है एम्बिशन कोट और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, श्वसन का नियंत्रण करने वाला केंद्र, श्वसन का नियंत्रण करने वाला केंद्र किसके द्वारा नियंत्रण होता है? आईसीआर 2014 का सवाल है, ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? श्वसन का नियंत्रण करने वाला केंद्र क्या होगा? जिसने इसका जवाब दिया है मेडुला ऑब्लांगेटा, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए ये मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ पर पाया जाता है? ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। हमारा जो मस्तिष्क या हमारा जो
माइंड या ब्रेन होता है उसके अंदर पाया जाता है मेडुला ओब्लांगेटा। और ये क्या करता है, ये हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब हम सो जाते हैं तो उस दौरान भी क्या है, श्वसन क्रिया चलती रहती है, तो उस पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा नामक मस्तिष्क के भाग के द्वारा होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल देखिए क्या है, जेट 2008 का सवाल है। अब जेट के सवाल आने लग जाएंगे थोड़े थोड़े। क्वेश्चन क्या है, तारककाय किन कोशिकाओं की विशेषता है। तारककाय किन कोशिकाओं की विशेषता है। तारककाय आप सब लोग जानते हैं कोशिकांग होता है, एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है जिसको तारककाय बोलते हैं। किन कोशिकाओं की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका जंतु कोशिका, बी है आपका पादप कोशिका, सी है अमीबा और डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब, तारककाय किन कोशिकाओं की विशेषता है। जवाब देना है आपको, तारककाय किन कोशिकाओं की विशेषता है। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए तारककाय का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जंतु कोशिका बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने उपरोक्त सभी दिया है उनका जवाब गलत है। तो तारककाय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तारककाय किन कोशिकाओं की विशेषता है, तो इसका आंसर देना है जंतु कोशिका की। तारककाय किन कोशिकाओं की विशेषता है, जंतु कोशिका की विशेषता है। और जेट 2008 का सवाल है। कब का सवाल है, जेट 2008 का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल हो चुका है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ है। दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ है, या दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कहलाता है। जेट 2008 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोशिका पट, बी है मध्य पटलिका, सी है मध्य शिरा और डी है मध्य पट। बताइए जल्दी से, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ है। दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ है। कोशिका पट, मध्य पटलिका, मध्य शिरा या मध्य पट। क्या होगा इसका जवाब, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कहलाता है कोशिका पट, मध्य पटलिका, मध्य शिरा या मध्य पट। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ, जिसने इसका जवाब दिया है मध्य पटलिका, बिल्कुल सही जवाब है। दो कोशिका को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ मध्य पटलिका कहलाता है, या मध्य शिरा के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, मध्य पटलिका कहलाता है, या मध्य शिरा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए मध्य पटलिका कहलाता है, मध्य शिरा के नाम से नहीं जाना जाता है। सॉरी, गलती से निकल गया मुंह से। मध्य पटलिका कहलाता है, और इसको मिडिल लेमिला के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको मिडिल लेमिला कहते हैं, और हिंदी में इसको मध्य पटलिका कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का दूसरा नाम है। विटामिन ई का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए है आपका टोकोफेरोल, बी है आपका कैल्सीफेरोल, सी है थायमीन और डी है राइबोफ्लेविन। क्या होगा इसका जवाब, विटामिन ई का दूसरा नाम। विटामिन ई का दूसरा नाम है। विटामिन ई का दूसरा नाम बताना है आपको, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका टोकोफेरोल, बी है आपका कैल्सीफेरोल, सी है थायमीन और डी है राइबोफ्लेविन। क्या होगा इसका जवाब, विटामिन ई का दूसरा नाम। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है बताना है आपको। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, थायमीन और राइबोफ्लेविन। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देते हो, आप आपसी बातों में लगे रहते हो। जवाब दीजिए, इसका क्या होगा इसका जवाब देना है आपको। आप बहुत या तो लेट जवाब देते हो या देते ही नहीं हो, अपनी बातों में लगे रहते हो। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला टोकोफेरोल, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल है। टोकोफेरोल के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, वापस से आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी। जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कोरेंस, बी है आपका बोन शेरमेक, सी है निकोलसन और डी है कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका जवाब। फिर इससे जुड़ी बहुत ही अमेजिंग जानकारी दूंगा आपको। देखिए अपूर्ण प्रभाविता की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है कोरेंस नामक साइंटिस्ट को। जो कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसमें की गई थी। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज की गई थी गुलबास नामक पादप में। किसमें की गई थी, गुलबास नामक पादप में की गई थी। और इस गुलबास नामक पादप का वैज्ञानिक नाम है मिराबिलस जलापा। क्या नाम है, मिराबिलस जलापा है। और इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार वापस से रिपीट करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, तो उसका आंसर देना है आपको कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने की। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि किसमें की, तो उसका जवाब देना है आपको गुलमास। अगर गुलमास ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में फिर आपको दिया हुआ रहेगा मिराबिलस जलैपा, जो इसका गुलमास का क्या है, वानस्पतिक नाम है। अगर गुलमास भी नहीं है, मिराबिलस जलैपा भी नहीं है, तो फिर वहां पर लिखा होगा 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो क्योंकि जो गुलमास होता है या मिराबिलस जलैपा होता है उसको 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ये उसका उपनाम है। तो ये 3 नाम है इसके, तीनों एक ही पादप हैं और इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। समझ में आ गया? ठीक है। अब जिसको ये नहीं पता है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ये होता है कि जब जो संतति हमें प्राप्त हुई है वो संतति माता पिता से थोड़ी अलग होती है, भिन्न होती है, उसकी जो उसके जो लक्षण होते हैं उसकी वंशानुगति मिक्स हो जाती है, उसको मिक्स ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें लक्षण जो माता पिता के लक्षण हैं वो प्रभावित तो होते हैं, वो लक्षण को प्रभावित तो करती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करती, अपूर्ण रूप से करती है, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। वापस से समझ लीजिए, इस स्थिति में क्या होता है, देखिए अपूर्ण प्रभाविता को मिक्स ब्रीडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, माता पिता से जो संतति प्राप्त होती है उस संतति के लक्षण माता पिता से मिलते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलते, अपूर्ण रूप से मिलते हैं, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्योंकि इसके जो लक्षण हैं उन्होंने पूरा प्रभाव नहीं दिखाया, आधा ही प्रभाव दिखाया, इसलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन की इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, बताना है आपको उत्परिवर्तन की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मर्फी, बी है आपका न्यूटन, सी है रेकॉन और डी है रिएक्टर। बताइए जल्दी से, उत्परिवर्तन की इकाई क्या है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की इकाई क्या है, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला म्यूटॉन, बिल्कुल सही जवाब है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की जो यूनिट या इकाई मानी जाती है वो म्यूटॉन मानी जाती है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी, उत्परिवर्तन की खोज की थी थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने या थॉमस हंट मॉर्गन ने उत्परिवर्तन की खोज की थी। उत्परिवर्तन में क्या होता है, उत्परिवर्तन का मतलब होता है जीव की जीनी संरचना में परिवर्तन, उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जीव की जीनी संरचना या आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन, जीव की जीनी या आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम म्यूटॉन में नापते हैं। किसमें नापते हैं, म्यूटॉन में नापते हैं। ठीक है, ये इसकी इकाई मानी जाती है। म्यूटॉन में इसकी इकाई कुल मिला के यह है कि इसकी इकाई जो है वो म्यूटॉन है, जिसको टीएच मॉर्गन ने खोजा था उत्परिवर्तन को। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिन नाम किसने दिया था। अब जिसको पता नहीं है कि क्रोमेटिन क्या चीज होती है वो भी समझा देंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए क्रोमेटिन क्या होता है, फिर मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूंगा। क्रोमेटिन जो होता है वो केंद्रक द्रव में सूक्ष्म धागेनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, वो क्रोमेटिन कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। और इसको जो नाम दिया था वो नाम बताना है आपको। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, बी निकोलसन, सी मिलर और डी मेंडल। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला फ्लेमिंग, बिल्कुल सही जवाब है। क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था, क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। और केंद्रक द्रव में सूक्ष्म धागे नुमा, केंद्रक द्रव में, कोशिका द्रव में नहीं, केंद्रक द्रव में सूक्ष्म धागे नुमा जो संरचना होती है उस संरचना को हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं और ये डीएनए और आरएनए की मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी होती है या क्रोमेटिन किससे मिलकर बनी होती है, तो डीएनए और आरएनए से मिलकर बनी होती है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। अब देखिए, आप सब लोगों को पता है कि गुणसूत्र का जो सिरा वाला या मध्य वाला भाग होता है वो सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब जिसमें 2 सेंट्रोमियर होंगे वो क्या कहलाएगा, जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका मोनोसेंट्रिक, बी है डाइसेंट्रिक, सी है पॉलोसेंट्रिक और डी है असेंट्रिक। बताइए 2 सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, 2 सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक या असेंट्रिक। ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। 2 सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र, 2 सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला डाइसेंट्रिक, डाई का मतलब भी 2 ही होता है, डाई का मतलब भी 2 ही होता है, तो डाइसेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, डाइसेंट्रिक का मतलब उस गुणसूत्र में 2 सेंट्रोमियर उपस्थित है।
गुणसूत्र का केंद्रीय भाग सेंट्रोमियर कहलाता है। वैसे तो अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो गुणसूत्र का केंद्रीय भाग सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कभी कभी ये केंद्रीय भाग थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो दो सेंट्रोमियर, इसमें जो दो सेंट्रोमियर होते हैं किसी गुणसूत्र में, तो वो डाइसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डाइसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। दो सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र डाइसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? माइक्रोसोम नाम बताना है आपको, किसने दिया था? जेट 2008 का सवाल है। माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? जेट 2008 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पेलेडे, बी है क्लोड, सी है अल्टमान और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका पेलेडे, बी है क्लोड, सी है अल्टमान और डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? माइक्रोसोम नाम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है पेलेडे, बी है क्लोड, सी है अल्टमान और डी है कोई नहीं। बहुत ही खतरनाक सवाल है, जेट 2008 का सवाल है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि माइक्रोसोम होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी पता ही नहीं होगा कि माइक्रोसोम चीज क्या है। देखिए मैं बता देता हूँ, माइक्रोसोम है उसको राइबोसोम कहते हैं। जो राइबोसोम था सबसे पहले उसका नाम माइक्रोसोम ही दिया गया था, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, क्लोड नामक साइंटिस्ट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। क्लोड नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको माइक्रोसोम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? माइक्रोसोम नाम दिया था। लेकिन एक पेलेडे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था, तो देखते ही उन्होंने इसको पेलेडे पार्टिकल नाम दिया था। जब उन्होंने इसको देखा था तो देखते समय उनको इन्होंने नाम दिया था पेलेडे पार्टिकल, राइबोसोम को पेलेडे पार्टिकल नाम दिया था। लेकिन फिर उसके कुछ समय बाद इसको नाम दिया गया क्लोड के द्वारा, क्लोड नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसको नाम दिया गया था माइक्रोसोम। लेकिन इस नाम को परिवर्तन कर दिया गया और बाद में इसका नाम पड़ गया राइबोसोम। समझ में आ गया? तो इसको राइबोसोम नाम दिया गया था। फिर समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झिल्ली निर्माण कारखाना कहलाता है, झिल्ली निर्माण कारखाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, किसको कहते हैं? ईआर को। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। बी है आपका चिकनी ईआर। अब आप सब लोगों को पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी ईआर होती है, एक खुरदरी ईआर होती है। फिर उसके बाद में सी है डीएनए और डी है आरएनए। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? झिल्ली निर्माण कारखाना क्या कहलाता है? झिल्ली निर्माण कारखाना किस कोशिका को झिल्ली निर्माण कारखाना कहते हैं? बताना है आपको जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। जो झिल्ली निर्माण कारखाना है वो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका को हम झिल्ली निर्माण कारखाना कहते हैं। ठीक है, वापस से सवाल पूछा जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर करने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोडोप्लास्ट किस रंग के होते हैं? अब देखिए, जिसको पता नहीं है कि रोडोप्लास्ट क्या चीज़ है, रोडोप्लास्ट एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है, या इसको आप ये समझ लीजिए तरल पदार्थ होता है या कुछ पदार्थ होता है जो क्या करता है? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब ये रोडोप्लास्ट रंग कौन सा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लाल कलर, बी है हरा कलर, सी है पीला कलर और डी है नीला कलर। बताइए जल्दी से, रोडोप्लास्ट किस रंग के होते हैं, या किस रंग के होते हैं, या कौन सा रंग प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका लाल, बी है हरे, सी है पीले, डी है नीले। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? रोडोप्लास्ट जेट 2008, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला लाल, बिल्कुल सही जवाब है। रोडोप्लास्ट लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। रोडोप्लास्ट किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। सवाल वापस से आ सकता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर की जड़ का रंग किस कारण होता है? बताना है आपको। चुकंदर आप सब लोगों को पता होगा चुकंदर क्या है? चुकंदर पौधे का जड़ वाला भाग है। तो चुकंदर आपने ये भी जाना होगा कि चुकंदर गाढ़ा लाल कलर का होता है। तो बताना है आपको वो किस कारण होता है? हरित लवक, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या एंथोसाइनिन। चुकंदर की जड़ का रंग किसके कारण होता है? चुकंदर की जड़ का रंग किसके कारण होता है? हरित लवक, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या एंथोसाइनिन। चुकंदर की जड़ का रंग किसके कारण होता है? हरित लवक, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या एंथोसाइनिन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला एंथोसाइनिन, बिल्कुल सही जवाब है। चुकंदर की जड़ का रंग किस कारण होता है? चुकंदर की जड़ का रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइलेकोइड नाम किसने दिया था? जेट 2008 का सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया है, थाइलेकोइड नाम किसने दिया था? बताना है आपको, थाइलेकोइड नाम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मेयन ने, बी है मेनके ने, सी है पार्क ने और डी है पॉन्स ने। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? थाइलेकोइड नाम किसने दिया था? थाइलेकोइड नाम किसने दिया था? मेयन ने, मेनके ने, पार्क ने या पॉन्स ने। क्या होगा इसका जवाब?
थाइलेकोइड नाम। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, मेनके ने, बिल्कुल सही जवाब है। मेनके नामक साइंटिस्ट ने थाइलेकोइड नाम दिया था। ठीक है, मेनके नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया था? थाइलेकोइड नाम दिया था। समझ में आ गया आपको? तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये जेट, आईसीआर और बीएचयू में पीछे पूछे भी गए हैं और रिपीट भी हुए हैं, तो वापस से रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आपको इसको और भी कंटेस्ट करना है तो जैसे ही भी क्लास खत्म होगी ये वीडियो सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में आप इसको 1 दिन या 2 दिन बाद में इसको वापस से रिवीजन कर लेना। रिवीजन आपको कैसे करना है? जैसे अभी ये क्लास है ना, वो 32 मिनट के समथिंग की होगी, शायद 31 या 32 मिनट के समथिंग की होगी। तो आपको क्या करना है, जब सेव हो जाएगी, सेव होने के बाद में यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक स्पीड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस स्पीड वाले ऑप्शन पे जाना, फिर उसको स्पीड को थोड़ा बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद में ये जो 30 मिनट की वीडियो है ये 15 मिनट में ही आपको रिवीजन करा देगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये लगभग 8 से 11 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करवा देगी। वो स्पीड डिपेंड करती है आप स्पीड कितनी बढ़ाते हो, फिर उतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपके लगभग 8 से 9 मिनट में ही लगभग आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। इस प्रकार से रिवीजन करो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सशक्त बनाते रहो। और इंपीरियल एग्रो क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि भविष्य में होने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना है।